नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं आज की इस पूरी सीरीज में सुपर हिट फास्ट रिवीजन जो कि संबंधित है जीके जीएस से संबंधित। जैसा आप जानते हैं इस पूरी सीरीज में मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स है या क्वेश्चन है उनको वन लाइनर के रूप में एक जगह संकलित किया जाए, जिससे कि एग्जाम से पहले या एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को सही तरीके से रिवाइज कर पाए, आपको कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट छूटने ना पाए और एग्जाम के दौरान आप बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। तो वैसे तो ये पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है, जितने भी वनडे एग्जाम है जहाँ पर जीके जीएस पूछा जाता है, लेकिन स्पेशली अभी मैं तैयार कर रहा हूँ इसको यूपीएचएससी या यूपीएसएससी विज्ञापन 51 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप तो इसको देख ही सकते हैं, पूरी सीरीज का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने अन्य दोस्तों और भाइयों के साथ जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि जीके और जीएस पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है दोस्तों, बोगस कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र मित्र वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है भारतीय संस्कृत की विशेषताओं के अंतर्गत कि बोगस कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का हमें उल्लेख मिलता है, या दूसरे तरीके से निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का उल्लेख हमें बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। या ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि निम्नलिखित देवताओं के नामों पर विचार कीजिए, वहां पे आपको दे देंगे इंद्र मित्र वरुण और नासत इस तरीके से करके, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिए गए कूट से आप ये बताइए कि जो बोगस कोई अभिलेख है उसमें से किस या किन किन देवताओं के नाम हमें मिलते हैं। तो ये तीन तरीके जहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर, प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, और ये हमें जो उल्लेख मिलता है किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 14 के अनुसार। यानी जो अनुच्छेद 14 है भारतीय संविधान का, वो बताता है कि जो प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त होगा। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है, बोगस कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र मित्र वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख हमें बोगस कोई अभिलेख से मिलता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि बोगस कोई अभिलेख में किस वैदिक देवता का निम्नलिखित में से वर्णन नहीं प्राप्त होता है। और तीसरा ऐसा हो सकता है कि वहां पर निम्नलिखित देवताओं के नामों पर विचार कीजिए, इनमें से किसका या किसका नाम जो है बोगस कोई अभिलेख में प्राप्त होता है और वहां पर जो है कूट दे दिया जाए। तो ये लगभग तीन तरीके मेरी समझ में जो आ रहा है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। और अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तो यह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14। अगला पॉइंट है, किसान क्रेडिट कार्ड को वर्ष 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड की योजना के अनुसार लागू किया गया था। तो देखिए ये यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनना हो तो तीन तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड को किस वर्ष लागू किया गया था, 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड को जो है किसकी योजना के आधार पर लागू किया गया था या किसके सहयोग से, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की योजना से। तीसरा कि किसान क्रेडिट कार्ड को वर्ष 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक तथा किस अन्य बैंक की योजना या किस अन्य संस्था की योजना के अनुसार लागू किया गया था। तो मतलब देखिए जब भी आप ऑनलाइन फैक्ट्स पढ़ें तो आप ये भी माइंड में करते चले या विचार करने का प्रयास करते चले कि आखिर यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। वैसे अगर आप मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं अधिक से अधिक तो अपने आप ये आपको मिलते ही होंगे क्वेश्चन तरीके से इस प्रारूप में। अगला पॉइंट है, पॉइंट नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला पॉइंट, अलीगढ़ आंदोलन के मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार एवं मुस्लिम समुदाय के मध्य विश्वास का निर्माण करना तथा समुदाय के राजनीतिक और आर्थिक महत्व को बनाए रखना और बढ़ावा देना था। तो दोस्तों जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पे एक नाम हमें और देखने को मिलता है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश सरकार की अदालत प्रणाली में एक कर्मचारी थे जिन्हें वर्ष 1876 में सेवानिवृत्त होने के बाद 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त किया गया था। किसमें नियुक्त किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और 1888 में ब्रिटिश सरकार द्वारा
इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। यानी देखो 1876 में सर सैयद अहमद खान रिटायर होते हैं और 1878 में 2 साल बाद ही ये जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त किए जाते हैं और उसके 10 वर्ष बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाती है। किसे? सैयद अहमद खान को। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 28 सितंबर 1993 को संसद के मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 28 सितंबर 1993 में। जब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ही बात कर रहे हैं तो एक नजर हम डाल लेते हैं कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, क्योंकि यह भी प्रश्न काफी पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इस समिति में फिर कौन कौन लोग होते हैं तो ये भी देख लीजिए। तो जो ये समिति होती है जो सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, इसमें अध्यक्ष के रूप में तो प्रधानमंत्री होते हैं, साथ ही साथ इसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति सदस्य होते हैं। तो ये भी यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। वर्तमान में अगर बात कर ले, वैसे देखिए अभी भी वर्तमान में, वैसे मैंने जो डेटा है इसको क्रॉस चेक किया नवंबर 2024 के लास्ट में किया है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें अभी 2025 में इसको वीडियो बना रहा हूँ, फरवरी में 3 महीने पहले ये अपडेट किया था मैंने। तो शायद अभी आप एक बार अपने एग्जाम से पहले जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो रिया भारती न्यायालय आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष है। NHRC के अंतिम अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा थे, जिनका कार्यकाल 1 जून 2024 को पूरा हो गया था। तो इससे और भी अगर कोई अपडेटेड फैक्ट्स होगा तो आगे के जो मैं वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें मैं इस फैक्ट को और भी शामिल कर लूंगा अगर कोई बदलाव हुआ होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। अभिनव भारत एक गुप्त संस्था थी जिसकी स्थापना 1904 में किसने की थी? तो की थी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर के। और देखिए ये यहाँ पर तो ये वन लाइनर है, लेकिन ये ही प्रश्न अलग अलग प्रश्न पत्रों में कई बार पूछा गया है, घुमा घुमा कर। कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से गुप्त संस्था कौन थी? तो उसमें अभिनव भारत का ऑप्शन था। कभी कभी पूछ लिया गया कि अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1904 में हुई थी। किसने की थी? ऐसे पूछा गया। एक जगह तो ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा था, अभिनव भारत जो कि एक गुप्त संस्था थी, इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किस अन्य साथी के साथ मिलकर जो है की थी? तो इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति में टोटल 24 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 24 सदस्य। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में रिपन को कहा जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं या किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है किस प्रकार से? तो पानी को उबाल कर पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है उससे दूर किया जा सकता है, लेकिन उबाल कर जो है स्थायी कठोरता को नहीं दूर किया जा सकता है। एंड अगला पॉइंट है निकाय, जातक तथा त्रिपिटक आदि प्रमुख घटक किसके? तो बौद्ध ग्रंथों के। बौद्ध ग्रंथों के जो घटक है उन्हें हम निकाय, जातक और त्रिपिटक नाम से जानते हैं। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो जो संविधान का राज्य के लिए निर्देशक तत्व है उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। एंड संसद में सभी वित्तीय विधेयक किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये सभी प्रस्तुत किए जाते हैं राष्ट्रपति की सिफारिश पर। मूल संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मूल संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य होता है कि वो राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता करे और परामर्श दे। एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी 1950 में। धर्मत का युद्ध का किसके मध्य लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध लड़ा गया था दारा और औरंगजेब के मध्य 25 अप्रैल 1658 में। किस वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। किस सुल्तान ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? तो बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। अगला पॉइंट है समुद्री पारतंत्रों में रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो समुद्री पारतंत्रों में समुद्र में जो है मुख्यतः रेडियोधर्मी प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां है।
अंतरराष्ट्रीय साइकिल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय साइकिल यूनियन की स्थापना 14 अप्रैल 1900 में पेरिस में की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय साइकिल यूनियन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के एगन शहर में स्थित है। जेंडर बजट किससे संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो सर्वप्रथम पंचायती राज समिति को स्थापित करने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्रीय अकाउंटिंग तथा गाइडिंग संगठन है, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 में हुई थी। भारतीय करेंसी व्यवस्था की इकाई क्या है? तो रुपया है। भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई थी हरित क्रांति के कारण। और भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह ब्याज दरें निर्धारित की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने ग्लोब बनाया था, जिससे उन्हें विश्व को 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया के रूप में दिखाया था। तो सर्वप्रथम जो कौन से यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ग्लोब बनाया था? तो स्ट्रेबो। किसी द्रव के परमाणविक तथा आणविक पैमानों पर कार्यकुशलता का अध्ययन किया जाता है नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नर्स से संबंधित है। इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया तथा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसके द्वारा जो है इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था और इसके साथ में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। वित्तीय अधिनियम 2016 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में संशोधन करके एक मौद्रिक नीति समिति के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें 6 सदस्य होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत रो और कॉलम के सहयोग से बने बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सेल। जब भी आप एक्सेल शीट चलाते हैं तो उसमें एक जो छोटा सा बॉक्स होता है वही एक सेल होता है। सेल मतलब एक इकाई, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत हो गया। अगला, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो चिपको आंदोलन जो था उसे चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पेड़ है उनको काटने से रोका जाए। राज्यों द्वारा निर्मित संविधान सभा द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए पृथक संविधान का निर्माण किया गया था, जो 26 जनवरी 1957 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर है भारत का पूर्ण राज्य बन चुका है और वहां का जो अपना संविधान था जिसे बनाया गया था 26 जनवरी 1957 को, उसे अब निरस्त कर दिया गया, मतलब अब वो लागू नहीं। वहां पर भी भारत के ही संविधान, भारत का ही जो अपना मूल संविधान है वो लागू हो रहा है। और ऐसा हुआ है धारा 370 के हटने से। आप कमेंट करके बताइए कि धारा 370 जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हट गए, लेकिन किस डेट को, किस तिथि को ये हटाई गई थी? कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद कौन सा था? तो ये था कामागाटा मारू प्रकरण, जो कि हुआ था 1914 में। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। चंबल घाटी मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आती है और भारत का पहला इस्लामी बैंक स्थापित किया गया है कोच्चि में। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नासिक अभिलेख में किसको ब्राह्मणों का संरक्षक मानते हुए एक ब्राह्मण, अदिति ब्राह्मण कहा गया है? तो ये कहा गया है सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो सबसे पहले देखिए स्वतंत्रता के बाद जो गठन किया गया था वो किया गया था आंध्र प्रदेश का 1953 में। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा संस्थाओं को सर्वाधिक बहिष्कार किस राज्य में किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। एंड राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की पावर देता है? तो ये अनुच्छेद है 356। यानी अनुच्छेद 356 के आधार पर जो राष्ट्रपति है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपात स्थिति की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बना दिया गया था। तो दोस्तों ये आज का पार्ट था। हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि जब भी आप पढ़ाई वाले वीडियो देखें, वो चाहे सार्थक क्लासेस को या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म, कम से कम 2 बार जरूर देखें उसे। दोस्तों अगर ये फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो भी आपके पास ग्रुप है अपने दोस्तों के साथ उसमें जो है शेयर करना है।
तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।